कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चेतन शर्मा, और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा हृदय रोगों की चिकित्सा में नए आयाम। डॉक्टर चेतन शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर चेतन शर्मा, कोरोना के बाद हम देख रहे हैं कि हृदय घात या स्ट्रोक्स या हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक, इनकी घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो क्या ये एक संयोग है या इसके पीछे कुछ खास कारण है? जहाँ तक कोविड के बाद के हार्ट के अटैक्स और उन चीज़ों की जो समस्याएं बढ़ी हैं, इसके लिए कोई कॉज एंड इफेक्ट तो अभी तक कोविड में डायरेक्टली प्रूव नहीं हुआ। हालांकि कोविड के बाद कोविड मायोकार्डाइटिस करके हार्ट के मसल्स की इन्वॉल्वमेंट करके हार्ट की पंपिंग पावर कुछ लोगों में कम देखने में मिली है, परंतु ये स्ट्रोक करेगा या इससे हार्ट अटैक होगा, ऐसा कोई डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। इसमें शोध हुए पर डायरेक्टली कि ये हार्ट अटैक करता है कोविड की बीमारी, ऐसा कुछ डेफिनेट स्टडीज अवेलेबल नहीं है। हाल के दिनों में हमने देखा कि बहुत जो युवा हैं, खासतौर से उनमें सेलिब्रिटीज़ भी हैं, उनको भी हार्ट अटैक हुए हैं। तो उसके पीछे क्या खास कारण है? और बहुत कम आयु के 35, 40, 45। एक टर्म है यंग हार्ट अटैक। जितने भी युवा हैं उन लोगों में अभी हार्ट अटैक की बीमारी ज़्यादा देखने में आ रही है, और खासकर सडन कार्डियक डेथ जिसको हम बोलते हैं अचानक मौत हो जाना, वो बहुत कॉमनली देखने में आ रहा है। और उसका बेसिक कारण है भी कि जो लाइफस्टाइल है, एक बहुत स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है नंबर 1, और दूसरा जो फास्ट फूड, और तीसरा जो उनकी एक्टिविटी है, शारीरिक व्यायाम हुआ या मॉर्निंग वॉक हुआ, वो बहुत कम हो गया, और चौथा स्मोकिंग और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। इन सारी चीज़ों का अगर हम मिश्रण करें तो एक ऐसा लाइफस्टाइल बनता है जिसके अंदर चाहे वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और हार्ट अटैक होना और फ्रीक्वेंटली होना बहुत कॉमन हो जाता है। जहाँ हृदय रोगियों की संख्या बढ़ रही है, वहीं इस क्षेत्र में जो चिकित्सा है वो आसान भी हो रही है और इसमें नए आयाम भी जुड़ते जा रहे हैं। तो वो कौन से क्षेत्र हैं हृदय चिकित्सा के जिसमें हमने ये परिवर्तन देखा है और नई तकनीकी का आगमन देखा है? देखिए, हार्ट की बीमारी की जब हम बात करते हैं तो हम मोटे तौर पे बोलते हैं कि या तो हार्ट की धमनियों की बीमारी है जिसको हम कॉरोनरी हार्ट डिजीज बोलते हैं, या वो मसल्स की बीमारी है जिसको हम मायोपैथी बोलते हैं, तीसरा वेल्व्स की बीमारी है जिसको हम वेल्वुलर हार्ट डिजीज बोलते हैं, और चौथा अगर कोई जेनेटिक बीमारी है उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। इधर कुछ अरसे से 5-10 साल से बहुत तरक्की हुई है हार्ट की बीमारियों की ट्रीटमेंट में, चाहे हम बात करें एंजियोप्लास्टी जो कॉमन विधि थी, या हम बात करें वेल्व की ट्रीटमेंट को, चाहे हम बात करें पेस मेकर्स लगते हैं जो दिल की धड़कन को मैनेज करने के लगते हैं, चाहे वो वेल्व रिप्लेसमेंट्स की बात करते हैं, चाहे हम बाईपास सर्जरी की। तो बहुत नई नई टेक्निक्स हम लोग मेडिकल फील्ड के अंदर इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं एंजियोप्लास्टी की। एंजियोप्लास्टी क्या है और क्या नवीनता इसमें आई है अब यदि हाल के दिनों में देखें? देखिए, जब किसी भी मरीज को छाती की दर्द होती है और हम अगर इंडिकेशन हो तो हम एंजियोग्राफी करते हैं, तो एंजियोग्राफी के अंदर ब्लॉकेट निकलता है कि हार्ट की नाड़ी बंद है, हार्ट की जो आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरी हैं, वो धमनियां ब्लॉकेट हैं, जिसको हम 70%, 80%, 90%। पहले जब हम एंजियोप्लास्टी करते थे उसके अंदर बैलून डालते थे और फिर हम स्टेंट डालते थे। आजकल जो अभी हुआ है उसमें इमेजरी, हम हार्ट की नाड़ियों के अंदर की इमेजिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड हो, चाहे वो ओसीटी, एक किस्म की ऑप्टिकल इमेजिंग करें हम, वो हो। और फिर इन ट्रीटमेंट के अंदर भी जो चेंजेस हुई हैं, इमेजरी के अलावा हम बर्र होल से जैसे रूटाब्लेशन करें या लेजर एंजियोप्लास्टी करें, कुछ ऐसी टेक्निक्स आ रही हैं जो पहले डिफिकल्ट एंजियोप्लास्टी थी, जो यूजुअली कई बार नहीं हो पाती थी, उनके लिए अब अवेलेबल टेक्निक्स हम लोगों के लिए, आम जन के लिए अवेलेबल है। और तो क्या इसका जो खर्चा है वो भी कम हुआ है या बढ़ा है? नहीं, खर्चा बिल्कुल अफोर्डेबल है ये सारी ट्रीटमेंट्स, क्योंकि साइंस जब वॉल्यूम में कन्वर्ट होती है, बहुत लोगों में अप्लाई होती है, तो ये खर्चा कम हो जाता है। पेस मेकर क्या है, क्या इसमें भी परिवर्तन हुए हैं, क्या नए तरीके के पेस मेकर आए हैं? देखिए, पेस मेकर एक ऐसी डिवाइस है जो हम हार्ट पे लगाते हैं जब धड़कन कम हो जाती है, कारण कुछ भी रहे हो, चाहे हार्ट ब्लॉक हो, जिसके करके दिल की धड़कन जो नॉर्मली हमारी 72 होती है ह्यूमन बीइंग में और 60 और 100 के बीच में रेंज है, अगर वो 60 से नीचे रहते हैं और पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आना, चक्कर आना, तो उन
कंडीशंस में पेसमेकर की इंडिकेशन बनती है और उन पेसमेकर में सिंगल चैम्बर और 2 तारों वाले पेसमेकर, जिसको हम ड्यूल चैम्बर पेसमेकर बोलते हैं, वो लगते हैं। पहले ये पेसमेकर नॉर्मल स्टेनलेस स्टील के होते थे, अभी ये एमआरआई कंपैटिबल पेसमेकर भी अवेलेबल हो गए हैं, ताकि वो पेशेंट जिनके अंदर एमआरआई, यूजुअली पहले हम पेसमेकर में एमआरआई नहीं लगाते थे और वो मैग्नेट के अंदर नहीं जा सकते थे, अभी ऐसे मटेरियल के पेसमेकर बन गए जिनके अंदर हम एमआरआई, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, वो हम करवा सकते हैं, जैसे वो हड्डी या ब्रेन के लिए, चोट के लिए बहुत जरूरी इन्वेस्टिगेशन है। उस बैकग्राउंड में भी हम अब एमआरआई कंपैटिबल पेसमेकर लगा सकते हैं। डॉक्टर चेतन शर्मा, हम सभी जानते हैं कि हृदय में वॉल्व होते हैं और कई बार जन्मजात उसमें छेद भी होता है या अन्य कारणों से उसमें कोई विकृति आ जाती है, तो वॉल्व बदलना, क्या इस तकनीकी में भी कुछ परिवर्तन हुए? देखिए, जब पहले वॉल्व खराब होते थे, जिसको हम लीकेज बोलते हैं, या बहुत टाइट हो जाते हैं, तो पहले वाल्व को चेंज करना पड़ता था। अब ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिसके जरिए हम परकुटेनियसली, बिना ऑपरेशन किए, हम आर्टरीज और वेन्स के थ्रू जाके वेल्व्स को रिप्लेस कर सकते हैं, जिसको हम परकुटेनियस वेल्व रिप्लेसमेंट टेक्निक्स बोलते हैं। चाहे वो एओर्टिक वेल्व है, चाहे वो माइट्रल वेल्व की रिपेयर है, अब हम बिना ऑपरेशन के एक डिफाइंड इंडिकेशंस के तहत बिना चीरफाड़ किए हुए भी वेल्व्स को चेंज या रिपेयर कर सकते हैं। इससे मॉर्बिडिटी, जो मरीजों की चाहे कॉस्ट थोड़ी ज्यादा, पर जिस्म पे जो मॉर्बिडिटी होती है, तकलीफ होती है, हॉस्पिटलाइजेशन होती है, या रिसोर्सेज लंबे अरसे तक जब बंदा काम नहीं करता, उन चीज़ों लिए मोबिलाइजेशन बहुत फास्ट हो जाती है। अब जानना चाहेंगे कि पहले हम बाईपास सर्जरी का नाम सुनते थे, क्या है बाईपास सर्जरी और क्या इसमें भी कुछ परिवर्तन हुआ है, इसमें नई तकनीक का समावेश किया गया? बाईपास सर्जरी का जो ऑपरेशन है हार्ट की बीमारी में, जब 3 नाड़ियाँ ब्लॉकेड हों और उनकी एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग ना हो सके, तो ये इंडिकेशन है कि हम हार्ट की नाड़ियों को बाईपास कर दें, और चाहे वो हम लोग लिम्स की, जो लोअर लिम्स है, उनकी वेन्स को यूज़ करें, चाहे हम नेक बोन की आर्टरीज को यूज़ करें, तो हम लीजन को क्रॉस बाईपास करके एक नए कंड्यूट से फ्रेश जो फ्लोइंग वेसल है उसको कनेक्ट करते हैं। ये कन्वेंशनल बाईपास सर्जरी थी जो हम पंप पे करते थे, फिर ऑफ पंप हुआ बीटिंग हार्ट पे। हार्ट को पहले हम अरेस्ट करते थे, रोकते थे दवाइयों से, फिर बाईपास सर्जरी करते थे। अभी ऐसी टेक्निक आ गई है, हम बीटिंग हार्ट के ऊपर भी, हार्ट को हम रोकते नहीं है, चलता रहता है, फिर बाईपास सर्जरी करते हैं। और जो एडवांसमेंट आई है बिल्कुल मिनिमल इन्वेजिव हो गई हैं। पहले सर्जरी बहुत बड़ी होती थी छाती चीर के, अब छोटे छोटे होल से भी मिनिमम इन्वेसिव बाईपास सर्जरी सक्सेसफुली की जा सकती है। ये तो आपने जो नए आयाम है हृदय रोगों की चिकित्सा में, उसके बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया। अब बहुत सामान्य सी बात हम करते हैं श्रोताओं के लिए कि इनसे हम कैसे बच सकते। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब हम हृदय रोग की बात करते हैं तो मेजोरिटी में हम लोग कॉर्नरी हार्ट डिजीज की बात करते हैं, चाहे मसल की बीमारी, मायोपैथी है, जैसे पहले रिपीट किया मैंने, या वेल्व्स की बीमारी है, या होल्स की बीमारी है। बट मुख्यतः जब हम हार्ट अटैक की बात करते हैं तो वो कॉर्नरी हार्ट डिजीज है, जिसमें जो हम फैटी मील खाते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको हम एक प्रोसेस बोलते हैं, उससे हार्ट की नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं। तो अगर वो ब्लॉक होती हैं जिससे हार्ट की चेस्ट पेन होती है, या आंखों के आगे अंधेरा आता है, या थकावट होती है, या पैल्पिटेशन होती है, ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो कॉर्नरी हार्ट डिजीज को व्यक्त करते हैं कि एक किसी जन को हार्ट की बीमारी है। जी, तो कैसे बचा जा सकता है? जैसे आपने कहा कि ये हम हैवी मील्स लेते हैं, तो वो खान पान क्या है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हृदय की सेहत के लिए? देखिए, हृदय में परहेज इलाज से बेहतर है। तो पहली बात, जो खाने पीने में और फिर दूसरे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करके ही हम हार्ट की बीमारी से बच सकते हैं। जहाँ तक बात रही खाने की, तो लो फैट, लो कोलेस्ट्रॉल, जो बहुत वसा चिकनाई युक्त भोजन है, ट्रांस फैट, फास्ट फूड्स, इन फूड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी संतुलित खाना हम एडवाइस करते हैं कि लोगों को लेना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर है, शुगर की बीमारी है, मोटापा है, सिगरेट स्मोकिंग है। उत्तराखंड में सिगरेट स्मोकिंग का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। अगर हम इन चीजों को अवॉइड कर सकें और फिर हेल्दी लाइफस्टाइल, और हम लोग रेगुलर व्यायाम करें, वॉकिंग करें, ये ऐसी चीजें जिनसे हृदय रोग से बचा जा सकता है। जो हमारा उच्च रक्तचाप है, ये भी एक बड़ी समस्या है, ये भी हृदय रोगों के लिए घातक हो सकता है। ये मेजर रिस्क फैक्टर है। हाई ब्लड प्रेशर हार्ट की बीमारियों के लिए मेजर रिस्क फैक्टर्स में काउंट होता है, और चाहे हम इसको लाइफस्टाइल से कंट्रोल करें,
चाहे हम इसको डाइटरी मॉडिफिकेशन से कंट्रोल करें। अगर फिर इन चीज़ों से कंट्रोल नहीं होता तो हमें उचित मेडिसिन लेनी चाहिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। हम जब खाद्य पदार्थों की बात करते हैं तो खाद्य तेल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो किस तरह का तेल का प्रयोग होना चाहिए? देखिए, ऐसी कहावत है कि जो फैट्स बाहर जमते हैं वो हार्ट की नाड़ी में भी जमते हैं। तो नॉर्मल तौर पे ट्रांस फैट जो चिकनाई हम फास्ट फूड्स में करते हैं ये स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए। और जो तेल रिफाइंड ऑयल्स हैं उनको बदल के जिनमें संतुलित फैट की मात्रा होती है वो हमें डेली सेवन में लाने चाहिए। रिकमेंडेशंस ये हैं कि 90% सैचुरेटेड फैट्स अनसैचुरेटेड फैट होने चाहिए जो तेल और हम बोलते हैं, और 10% सैचुरेटेड फैट होना चाहिए, जैसे हम देसी घी की बात करते हैं। हम मांसाहार और शाकाहार की बात करते हैं तो कौन सा बेहतर विकल्प रहेगा? देखिए, शाकाहार और मांसाहार में कोई ऐसा डिफ्रेंसिएशन नहीं है, पर जो लोग मांसाहारी हैं तो रिकमेंडेशन ये है कि वाइट मीट जैसे चिकन हुआ, फिश हुआ, ये एक निर्धारित मात्रा में ली जा सकती है। रेड मीट अवॉइड करना चाहिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल और जिसमें फैट बहुत ज्यादा होता है। जी, आपने बीड़ी सिगरेट की बात की, और अल्कोहल की क्या पोजीशन रहेगी? कई लोग ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं। जहाँ तक अल्कोहल की बात रही तो रिकमेंडेशन ये है कि हम जो लोग नहीं पीते उनको हम रिकमेंड नहीं करते कि आप शुरू कीजिए। हालांकि एक लिमिटेड मात्रा में अल्कोहल जो लोगों की हैबिट का अगर हिस्सा है तो फीमेल्स के अंदर 30 ml 42% प्रूफ अल्कोहल और अडल्ट्स में मेल्स में 60 ml पर डे रिकमेंडेड हैं, और ग्लास ऑफ बियर। तो परंतु ये हैबिट फॉर्मिंग ना हो और डिपेंडेंस ना हो इनके ऊपर, ये रिकमेंडेशन भी एसेंशियल है। आपने व्यायाम की बात की कि हम नियमित रूप से व्यायाम करें। सुबह कहा जाता है कि जो सुबह टहलने की बात है, मॉर्निंग वॉक, ये बेहतर होती है, ब्रिस्क वॉकिंग। थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को। देखिए, जब हम हार्ट की एक्सरसाइजेज की बात करते हैं, हार्ट रिलेटेड एक्सरसाइजेज, तो हम बात कर रहे हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज की, जिनमें टोनिसिटी इंप्रूव होती है, मसल्स नहीं बनाने हमें। तो जिसमें वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग और जॉगिंग, और एक क्लासिकल रिकमेंडेशन बोलते हैं चलिए लगभग 10,000 स्टेप्स डेली चलने चाहिए। जितना चल सकते हैं चलना चाहिए, अपने आप को थकाए बिना हम लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब अंत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि वो कौन से लक्षण हैं जिनसे थोड़ा संदेह होना चाहिए किसी व्यक्ति को कि उसे हृदय रोग हो सकता है या ये चिंता की बात है। कोई ऐसा खास लक्षण? ऐसा है, किसी भी पेशेंट को अगर चेस्ट पेन हो रही है, वो जॉ से नीचे है और नाभि से ऊपर है, आगे है, पीछे है, दाएं आर्म है, लेफ्ट आर्म में है, राइट आर्म में है, ये मान के चलना चाहिए हार्ट का सिम्टम हो सकता है। और इसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रूल आउट करना चाहिए कि ये गैस की बीमारी है या मसल की बीमारी। तो डॉक्टर चेतन शर्मा, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू।